आज 8 जुलाई है और आज हम जानेंगे कि आज के द हिंदू में क्या पढ़ना था या क्या पढ़ना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चूहे दौड़ में भाग लें, और हमें ये जानना होता है कि हमें क्या पढ़ना है। देखिए, हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। ये नहीं कि अभी प्री तो है नहीं, प्री 1 साल के बाद है या मेंस में समय है, फिर भी यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे अभी तो नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है कि कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, कुछ एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, बट पूरा अखबार पढ़ना अभी संभव नहीं हो पाता है। तो अभी से हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या क्या पढ़ें और सही तरीके से पढ़ें, इसके बारे में हम रोज़ बात कर रहे हैं। तो आज 8 जुलाई है और 8 जुलाई को द हिंदू में क्या पढ़ना है इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसा कि सब कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यदि हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल जाए, सूचना मिल जाए। बेल आइकन दबा लीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जैसे ही ये वीडियो डलेगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको हमें आज देखना है। तो चलते हैं अखबार की तरफ। बोरिस जॉनसन रिजाइन एज पीएम, पॉलिटिकल ड्रामा एंड्स इन ब्रिटेन। तो कई तरीके के इन पे आरोप लगे थे। कुछ एक इनके साथी थे, उन पे भी कुछ स्कैंडल का आरोप लगा था, यह काम सही से नहीं कर पा रहे थे, इस तरीके के कई आरोप थे और इन्होंने रिजाइन दे दिया। अभी यहाँ पे एक देखा जा रहा है कि दौड़ में कौन है जो अक्टूबर में नया प्रधानमंत्री बनेगा, जिसमें एक ऋषि सुनक का नाम बहुत फेमस है। यूपीएससी इससे पूछ चुका है क्वेश्चन, तो आप ज़रूर जानें कि ऋषि सुनक कौन है, और उसके बाद थोड़ी सी रुचि रख लें कि किस प्रकार से वहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और किस प्रकार वहाँ संसदीय व्यवस्था चलती है। तो ये आपको थोड़ा कंफर्ट ले जाएगा कि आप भारतीय संसदीय व्यवस्था और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में तुलना कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो अगला है, इन बाली मीटिंग विथ वांग, जयशंकर रेजेज एलएसी इशू, है ना। तो एलएसी के इशू पर जयशंकर ने बात करी है वांग से, और उन्होंने उठाया है वांग के सामने, जो चीन के विदेश मंत्री हैं, उनके सामने उठाया है। सीधी सी बात है कि जब हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो चीन दलाई लामा पर बात करना शुरू कर देता है। दलाई लामा के बर्थडे पे बात करी है उन्होंने। इस पर आप देख लीजिएगा कि दलाई लामा क्यों आए थे तिब्बत से यहाँ पे शरणार्थी बन के, किस तरीके से आए थे, और भारत कैसे क्या उनको दर्जा देता है, राजनीतिक दर्जा देता है, राजनीतिक संरक्षण देता है, या राजनीतिक शरणार्थी के रूप में देखता है। ये चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद जो है, मॉनसून गेटिंग हॉटर देन समर स्टडी, है ना। जो मॉनसून है, आपने देखा होगा कि अभी जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। भले ही वातावरण में नमी है, लेकिन फिर भी बहुत ही इरिटेबल है और बहुत ही ज़्यादा गर्म महसूस कर रहे हैं। इससे कारण एक जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो आखिर ये क्यों है, किस तरीके से ये बढ़ रहा है, क्या यह जलवायु परिवर्तन का एक और प्रभाव है, या ऐसे प्रभाव अभी हमें और देखने को मिलेंगे? यदि देखने को मिलेंगे तो कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, या किन किन चीज़ों में देखने को मिलेंगे? हीट वेव क्या होती है और हीट वेव से क्या डेथ्स हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, हीट वेव कहाँ पे होता है, हीट आइलैंड क्या है, इन चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद है, पॉक्सो अप्लाइज टू मुस्लिम गर्ल्स हु अटेन पुबर्टी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट निर्णय आया है, पेज नंबर 9 में है। तो इसे हम देखते हैं कि क्या है। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, या एक तरीके से ये समझो कि पॉक्सो जो माइनर गर्ल होती हैं उन पर लागू होता है। और यहाँ पे यह कहा गया है कि जो पॉक्सो एक्ट है वो माइनर गर्ल जो मुस्लिम पुबर्टी प्राप्त कर लेती हैं, शायद 9 पे नहीं है ये, पहले ही हो मे बी, पेज 8 पे ही है। सॉरी, गलती से हम लोगों ने 9 लिख लिया है, तो ये पेज 8 पे ही है। अप्लाई टू मुस्लिम गर्ल्स हु अटेन पुबर्टी। पुबर्टी का मतलब होता है जब मासिक धर्म शुरू हो जाता है बच्चों का। तो मुस्लिम विवाह अधिनियम में ये है कि जब भी बच्चे का मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो वो शादी के लायक हो जाती हैं।
तो जब शादी के लायक हो जाती है, इसका मतलब है कि वो युवा हो जाती हैं, वयस्क हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ये पॉक्सो एक्ट नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पॉक्सो एक्ट लगेगा, चाहे वो 18 ईयर वो हो या फिर मतलब 18 ईयर से कम हो या कितना भी कम हो, उसमें पॉक्सो एक्ट लगेगा। तो इसके बारे में बात की गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पॉक्सो एक्ट क्या है। उसके बाद जस्ट फाइन की बात की गई है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कल ही इन्वायरमेंटल छूट देने की बात की गई है। तो जस्टिस फॉर इन्वायरमेंटल क्राइम्स मस्ट बी डिस्पेंस्ड क्विकली एंड इक्विटेबल। तो यहाँ पे जस्ट फाइन की बात करी कि सिर्फ जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए या इस तरीके की चीज़ें चाहिए। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा कि कौन से रेगुलेशन या कौन से उसका मसौदा क्या है और कौन से बिंदुवार हैं जहाँ पे आप उसे रोक सकते हैं या जहाँ पे उसकी आलोचना कर सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा है कम्युनिटी एंड ए हेल्थ इशू ऑफ कंसर्न, है ना। कम्युनिटी ऑफ LGBTQ की बात की गई है और हेल्थ इशू ऑफ कंसर्न, इसके बारे में क्या चैलेंजेज हैं और इसी के बारे में बात की गई है। तो LGBTQ किस तरीके से फंसते हैं या किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है या किस तरीके से उन्हें तंग किया जाता है, इसी के बारे में पूरी बात की गई है। कितने दबाव से गुजरते हैं और LGBTQIA++ करके जो लोग हैं या जो समुदाय हैं, उसके बारे में आप एक जान लीजिएगा और इनको कहाँ से किस तरीके से मतलब किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है। इसके बाद है एक शुड ADP एंड WTA मर्ज करने की बात की गई है। ATP मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एंड वुमेन टेनिस एसोसिएशन की मर्ज करने की बात की गई है, देख लीजिएगा। मेकिंग सेंस फॉर द रुपी स्लम, यहाँ पे डाटा पॉइंट है। डाटा पॉइंट में जो रुपये का गिरना जारी हुआ है और उसी में एक तुलनात्मक रूप से एक अध्ययन किया गया है कि कितना डिक्रीज और इंक्रीज इन ए करेंसी वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर कितना गिरा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जापानीज येन जो है 17.6% के करीब गिरा है, जबकि रसियन डॉलर जो है 16.3 के करीब बढ़ा है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से देखें। इसके बाद जो है द प्रपोजल ऑफ एन इंडियन स्पेसिफिक नॉर्म्स, ना, और ये पेज नंबर 12 पे है। तो हम लोग अभी चलते हैं आगे। और द प्रपोजल फॉर इंडियन स्पेसिफिक फॉर असेसिंग वेहिकुलर सेफ्टी इन कोलिजन, तो इसके बारे में जो कार स्टैंडर्ड मतलब जो हम एक तरीके से ये समझे कि कार का क्रैश टेस्ट जो होता है उसी के बारे में बात की गई है। और जो क्रैश टेस्ट जब हम करवाते हैं किसी कार का तो वो कितना सेफ्टी है, जैसे आपने देखा होगा कि भारत में कुछ कम ही कार हैं जो बहुत सेफ होते हैं, या मारुति का कोई भी कार 5 स्टार रेटिंग नहीं पा पाया है। कुछ ही कार ऐसे हैं, जैसे टाटा की कारों में वो नेक्सॉन है या बाकी सभी कारें हैं तो वो लगभग 4 साढ़े 4 की रेटिंग पाते हैं। महिंद्रा की कारें भी 4 साढ़े 4 की रेटिंग पाते हैं, पर मारुति की कोई भी ऐसी कार नहीं है जो 4 की रेटिंग तक पहुंची हो या 3+ की रेटिंग तक पहुंची हो, ऐसी कोई भी कार नहीं है। तो इसी पे बात की गई है कि इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म है ना, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो नॉर्म है उनके बारे में क्या चीज़ें की जा रही हैं। यहाँ पे मेटावर्स की बात की गई है। मेटावर्स के बारे में मैंने बताया भी है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिग टेक प्लेयर्स आर बिल्डिंग देयर ओवन वर्जन ऑफ एन एक्सटेंडेड वर्चुअल रियलिटी। मेटावर्स के बारे में डिटेल का भी बात करेंगे। तो मेटावर्स के बारे में बात कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा कि मेटावर्स है क्या आखिर, और बड़ी कंपनियां इसे क्यों बनाना चाह रही हैं और क्या फ़ायदे हैं भविष्य में इसके लिए, भविष्य में इसके से क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं, किन क्षेत्रों में फ़ायदे होने जा रहे हैं, इसके बारे में ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है सेंटर टू प्रमोट ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन। ड्रैगन फ्रूट का नाम सुना होगा आपने। ड्रैगन फ्रूट होता है एक, आपने देखा भी होगा, एक लाल कलर गुलाबी कलर का एक फल होता है जो कैक्टस जैसे पौधे में नीचे लगता है, और अभी ये काफ़ी आने लगा है बाज़ार में। मूलतः ये मैक्सिको के साइड का है और वहाँ होता था, और यहाँ पे भारत में नहीं होता था। पर अब इसे बहुत
तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, और जिसको कमलम के नाम से भी, आपने याद होगा तो कमलम के नाम से भी इसे जाना जाता है। गुजरात में कमलम के नाम दिया गया था। ये एक फ्रूट 30, 40, 50 रुपये का बिकता है। यहाँ पे ऐसे तो 400 के पर केजी इन लोकल मार्केट लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 30, 40 रुपये या 50 रुपये का। इस तरीके के और कौन से फल हैं जो मतलब भारत के नहीं हैं लेकिन भारत में अब बहुतायत उगाए जाने लगे हैं? जैसे आपने सुना होगा, कीवी का नाम सुना होगा। कीवी पहले 250-300 रुपये में एक मिलता था, अब वो 10 रुपये 15 रुपये में भी एक मिलने लगा है। तो इसका कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में इसकी खेती की जा रही है, और न्यूजीलैंड से पहले आयातित था, और अब अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा खेती की जा रही है। तो इस तरीके से भारत सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, नए फलों का बढ़ावा दे रही है। तो इससे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो कृषि क्षेत्र में आमदनी बढ़ सकती है, दूसरा यदि जो बाज़ार है वो विस्तृत हो सकता है, और हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फलों के। तीसरा ये भी कह सकते हैं कि इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं या इनकी जो पौष्टिकता है वो काफ़ी मददगार साबित होगी लोगों को अपने जीवन स्तर ऊपर उठाने में, या उनके खाद्य कमियों को पूरा करने में ये बहुत मददगार साबित होंगी। ठीक है, इसके बाद है ओडिशा आइज फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन बाई 24। उड़ीसा जो है 2024 तक जो है मतलब फॉरेस्ट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर लेगा। तो एक बार देख लीजिएगा कि क्या है फॉरेस्ट एक्ट, और इसे 2024 तक लगाया जा रहा है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके के प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है RBI मेजर्स विल हेल्प एज पर ओवरसीज फंड इनफ्लोज, है ना। तो RBI ने जो कल कुछ कदम उठाए थे कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था FPI, उसको रोकने के कुछ कदम उठाए थे। तो उसी के बारे में जो हमारे सेठ जी हैं या अजय सेठ हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो कदम है सहायक होगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज इतना ही है, इसके बाद फिर मिलते हैं कल से। धन्यवाद। ठीक है, ओके।